नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि न केवल यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए आवश्यक है, बल्कि अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे के हों या फिर वो आपके एसएससी के हों या फिर आप किसी स्टेट के एग्जाम हो, उन सभी के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ इसमें जो भी स्टेट के अंदर मतलब टीचर हैं या फिर कोई कांस्टेबल है, पुलिस है, फोर्स है, जो भी है, इसके अंदर सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट किए जाते हैं और कवर किया जाता है उनको। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए, जिससे कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ बढ़ सके। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। और यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। कहीं ना कहीं एक जो डिजिटली फ्री एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म चल रहा है उसका सबको फायदा मिले, ये ऐसे ही आशा करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और साथ ही साथ करेंगे उनका एनालिसिस। तो सबसे पहले जो मैंने ये आज जो आपके सामने ये पिक्चर लगा रखी है, ये पिक्चर क्या है, आपको ये शो करने के लिए लगा रखी है कि हाल ही में दावा किया गया है कि दुनिया के सबसे पुराने जो जीव हैं उनको जोधपुर में खोजा गया है, जो कि जुरासिक युग के जीवाश्म की बात की जा रही है। तो आपको बता दें, जुरासिक युग या ट्रेसिक युग जो भी युग हैं, उनको क्या है, एक जोग्राफिकल व्यू से एक टाइम पीरियड दिया गया है। वर्ष तो वो छोटी इकाई है, उसको बड़े इकाई में इपोकिरा पीरियड वगैरह है, इसमें इसको बांटा गया है। तो ये जोधपुर में खोजे गए जीवाश्म ईंधन इस टाइप के, ऐसा अनुमान किया गया, जिनके जीवाश्म ईंधन है वो जानवर इस तरह दिखते होंगे, जो कि 20 करोड़ साल पहले के। तो इसलिए इसको शामिल किया गया है, क्योंकि आज एक नई जीवाश्म प्रजाति की और हम बात करेंगे, इसलिए आज इसको मैंने इसमें शामिल किया है। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। असम मॉडल टेनेसी एक्ट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो और आपसे क्वेश्चन ये आता है कि मॉडल टेनेसी एक्ट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो कौन है? असम है। इसके साथ ही असम शहरी क्षेत्र किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 को वहां पर निरस्त कर देगा और ये नया एक्ट अपनाएगा। जितने भी वरिष्ठ नागरिक माता पिता हैं, उनकी सहायता करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है। उसने एक व्यक्ति और उसके परिवार को 10 दिनों के भीतर फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया है, और अगर वो फ्लैट खाली नहीं करेगा अपने माता पिता के लिए, तो उनको पुलिस का इस्तेमाल करके उनको जबरन उस फ्लैट से बेदखल करने का निर्देश भी दिया गया है। तो इस तरह इसमें आपको ये पता चलेगा कैसे माँ बाप अपने हक वापस ले सकते हैं बच्चों से, कैसे अपने हक के लिए वो डिमांड कर सकते हैं। राज्य के प्रमुखों की एससीओ परिषद अर्थात शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक को, जो 21वीं बैठक इस साल है, उसको 17 सितंबर 2021 को तजाकिस्तान के दुशांबे में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई थी। हाइब्रिड मतलब क्या गया था, कॉन्फ्रेंस वगैरह उसमें वो की गई थी, जो वर्चुअल थी। बैठक की अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने की थी। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, जिसको आरएमआई बोला जाता है, और आरएमआई इंडिया ने शून्य अभियान शुरू कर दिया है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट 1982 में स्थापित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है, अर्थात एक तरीका की एनजीओ है। भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण या फिर युद्ध अभ्यास, जिसको अभ्यास सूर्य किरण कहा जाता है, उसका 15वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू किया जा रहा है। तो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभ्यास सूर्य किरण जिसके साथ किया जाता है, वो किया जाता है नेपाल के साथ। रोगी सुरक्षा के बारे में विश्व स्तर पर समझ पैदा करने के लिए और उनकी स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा में सार्वजनिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए, इसी के मद्देनजर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसको मनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 17 सितंबर को। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड अर्थात सीबीआईसी ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क असूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे स्टोफोर्डस जैसलमेरिसिस जुरासिक युग से संबंधित हाइबोडांट सॉर्क, जिसको जो वर्तमान में विलुप्त हो गई है, इसकी नई प्रजाति खोजी गई है, उसके बारे में। साथ ही साथ एनसीसी, जिसको नेशनल कैडेट कोर के नाम से जाना जाता है, उसकी व्यापक समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। और हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कुछ एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। ये तो आज के प्रमुख करंट अफेयर। अब आइए का करते हैं बारी बारी से एनालिसिस। सबसे पहले उन टॉपिक्स को देखते हैं जिनका सामान्य अध्ययन यूपीएससी या यूपीपीसीएस के जीएस पेपर 2 से लिंक है। और अगर टॉपिक का लिंक देखें डायरेक्ट, तो क्या होगा, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और उनके हस्तक्षेप, साथ ही साथ उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे हैं, उसके लिए बात की गई है। मॉडल किराएदारी अधिनियम टेनेसी एक्ट को इसे किराएदारी अधिनियम बोला, एक्ट बोला जाएगा, उसको असम ने लागू किया है। और ऐसा करने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगर इसका प्रभाव देखें, जो नया अधिनियम बनेगा वो अधिक ट्रांसपेरेंट होगा, साथ ही साथ अकाउंटेबल ज्यादा होगा, जवाबदेही ज्यादा होगा। साथ ही साथ जितने भी जो रेंटल मार्केट हैं उनके विकास को बढ़ावा देगा ये। साथ ही साथ इसमें किराएदार और जमींदारों के हितों को संतुलित लगेगा, अर्थात जो मकान मालिक हैं
उनको किराए पे लेने वाले किराएदार हैं उनके बीच में क्या बैलेंस की बात करेगा। साथ ही साथ ये तेजी से विवाद जो भी होते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं आपस में, उनके समाधान के लिए एक इकोसिस्टम जनरेट करने की बात इसमें कही गई है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल किराएदारी अधिनियम को मंजूरी दी थी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब नए कानून बनाकर मॉडल किराएदारी अधिनियम को अपना सकते हैं या वे अपने मौजूदा किराए कानूनों में उपयुक्त संशोधन करके इसके बराबरी से या समकक्ष को बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं आखिर इस नए मॉडल में किराएदारी अधिनियम में आखिर विशेषताएं क्या है, इसमें क्या है जिसमें संभावना व्यक्त की गई है कि इसमें लागू और मौजूदा जो किराएदारों को ये प्रभावित नहीं करेगा। जब इसको लागू किया जाएगा तो मौजूदा जो किराएदार है उनमें कुछ चेंजमेंट नहीं आएगा, बल्कि जो नए किराएदार आएंगे उनके लिए आपको इसमें इम्प्लीमेंट जब होगा तो वो नए किराएदार होंगे उसके लिए आपको उन पर लिखित समझौता लेना पड़ेगा। साथ ही साथ उनमें जो अनुबंध किए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, उनको जिला किराया प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा। वहां पर एक अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट किराया प्राधिकरण, वहां पे आपको जो क्या करना होगा उसको रिप्रेजेंट करना होगा। साथ ही साथ ये कानून क्या करेगा, जो मकान मालिक हैं और किराएदार हैं उनकी भूमिकाएं क्या होंगी आपस में और उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, इनके बारे में वो क्या करेगा आपको स्पष्ट रूप से बताएगा। तो अब क्या होगा, कोई भी मकान मालिक या भी जो भी ऐसा है जो किसी प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट करता है, तो अगर किराएदार जहाँ पे रह रहा है तो जिस इलाके में अगर किराएदार ने एक रूम ले रखा, 2 रूम ले रखा, पूरा अगर हॉल रखा, जो भी ले रखा है 2 BHK 1 BHK, तो उसके जितना कब्जे वाली जो एरिया होगी उसमें क्या होगा, उसकी कोई भी आवश्यक आपूर्ति को रोक नहीं सकता। ऐसे नहीं कर सकता पानी बंद कर दे या फिर वहां पे लाइट ना देने दे, अब उसको आप रोक नहीं सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो जमींदार है या जो प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, इसमें जब एंट्री के समय क्या करेंगे, कम से कम 24 घंटे पहले किराएदार को दी गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना या नोटिस के अनुसार एक परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है वो बिल्कुल उसमें घुस नहीं पाएंगे। अगर आपको किसी किराएदार के घर में जाना है या फिर वहां कुछ भी देखना जाना है तो आपको उस किराएदार को लगभग 24 घंटे पहले आपको व्हाट्सअप या ईमेल या जो भी प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा आपको बताना होगा कि आप हम उसमें आने वाले हैं, तो एक दिन पहले के अनुसार आप बताइए। उसका पहले क्या होता था, किराएदार कैसे घुस गया या सॉरी मकान मालिक कैसे घुस गया, किराएदार कुछ भी कह रहा है, तो इसको कम करने की बात की गई है। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात देखी जाए तो यह कानून एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि जितने भी सिविल अदालतें हैं उनके बोझ को कम करने और साथ ही जो कानूनी मामले हैं उसमें फंसी किराए संपत्तियों को, जितनी किराए संपत्तियां फंस गई, आपस में लड़ाइयां हो गई किराया मकान मालिक में किराएदार में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उससे केस कर दिए। तो क्या हुआ, ऐसी प्रॉपर्टी सील कर दी गई और जो ऐसी संपत्तियां फंस गई उनको अनलॉक करने में फायदा मिलेगी। साथ ही साथ जो किराएदार हैं और जमींदार हैं उनके बीच में कैसा व्यवहार, उसके बीच में बैलेंस बना रहे और भविष्य की उलझनों को रोकने का ये इसमें से वादा किया गया है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर देखें इस संबंध में कानून बनाने की आवश्यकता क्या क्यों हुई, क्योंकि बड़े महानगरों में ऐसा देखा गया है जो युवा पीढ़ी वहाँ पे नौकरी चाहने के लिए, शिक्षा पाने के लिए जब जाती है तो अक्सर क्या देखा जाता है, वहाँ पर क्या होता है, एक तो उन्हें फिक्स बहुत बड़ा अमाउंट क्या होता है अपने ऐसे सिक्योरिटी के रूप में वहाँ जमा करना पड़ता है, जो उनके लिए क्या होता है कठिन होता है। साथ ही साथ अगर ऐसे उसमें क्या बोला जाता है, उनके बोला जाता है कि आपको क्या, अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आप यहाँ पे क्या है एडवांस जमा करिए, वो दिक्कत आती है। कुछ शहरों में जैसे खासकर मैंने जो मुझे पर्सनली पता है, बेंगलोर में मुझे पता चला है कि वहाँ पे जो भी किराएदार रहने जाते हैं उनको सिक्योरिटी के रूप में लगभग 11 महीने की एडवांस वहाँ पे देना पड़ता है कि आप अगर वहाँ पे रहना चाहते हैं तो कम से कम वहाँ पे 11 महीने के वहाँ पे एडवांस जमा करिए तब वहाँ पे रह जाएंगे। इसके अलावा क्या होता है, कुछ मकान मालिक ऐसे क्या होते हैं जो नियमित रूप से क्या करते हैं कि कभी कभी मरम्मत के रूप में या फिर कोई भी कार्य करना चाहते हैं, ऐसे बिना कुछ बताए क्या करेंगे, वहां पर उसी परिसर में जाएंगे जहाँ पे लोग रहते हैं, उसी मकान में जाएंगे, जिससे क्या होता है जो किराएदार की निजता का अधिकार का जो होता है वो उल्लंघन वहां पे हो जाता है। साथ ही साथ कई बार देखा गया है कि जो मकान मालिक है वो किराए को बेतहाशा तरह से वृद्धि करते हैं, एक समस्या एक नई है। साथ ही साथ क्या है, जितने कॉन्ट्रेक्चुअल जो ग्राहक कॉन्ट्रैक्ट बन के जो ग्राहक रह रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी पूरी निचोड़ा जा रहा है। कि आपने देखा हो जहाँ पर मेन जहाँ पे कोचिंग सेंटर हब है या फिर कहाँ जहाँ पर ऐसा लगता है कि आसपास बहुत ही अच्छा थोड़ा इलाका सही है, तो वहाँ पे लगातार अनाप शनाप किराया बढ़ाते रहते हैं और उसका कोई भी सुनवाई नहीं होती है। इसके अलावा क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर किराएदार क्या होते हैं जो उस किराए के जो इलाका होता है वहां पे बैठने या संपत्ति को हथियाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया जाता है। ऐसा नहीं कभी कि हमेशा मकान मालिक या संपत्ति मालिक ही गुनहगार होता है, कई बार क्या होता है किराएदार उस पर कब्जा कर लेते हैं और क्या कहते हैं उससे हटना हटने की कसम खाते हैं और वो लड़ाई झगड़े होते हैं। इसको कम करने की बात की गई है। आइए आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि अगर कोई भी वरिष्ठ नागरिक है या फिर वृद्ध हो चुके लोग हैं तो उनमें क्या होता है, क्या हम देखा उनके बच्चे उनके साथ क्या करते हैं, सेवा भाव नहीं दिखाते हैं और उन्हें क्या करते हैं कहीं ना कहीं उन्हें घर से निकालने की धमकी देते हैं, कई बार तो निकाल ही देते हैं। तो अभी इसलिए क्या होगा, इसलिए एक नया बिल लाया गया है, आ चुका है, नियम बन चुका है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। अगर इसको देखें किस टॉपिक से लिंक है, ये केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के जो भी वंचित या कमजोर वर्ग हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कैसे प्रदर्शन हो रहा है, उसका कैसे एक मजबूत गठित तंत्र बनाया जाए, कानून बनाई जाए, संस्थाएं निकाय बनाई जाए, उसके लिए बात की गई है। तो बूढ़े माता पिता का अगर आप शोषण करेंगे तो हो सकता है आपको ही घर से बाहर निकाल दिया जाए। ये बात माता पिता और वरिष्ठ नागरिक
कल्याण अधिनियम 2007 की बात इसमें अधिनियम बन चुका है। तो देखें आखिर मुद्दा हुआ क्या है कि ऐसा बोला गया है कि लास्ट रूप से माता पिता ने क्या किया है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों को लागू किया गया है अभी हाल ही में, जिसको अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधिकरण ने माता पिता को राहत दी है जिनके खिलाफ बेटे और उनके परिवार ने उस न्यायालय में रुख कर लिया किया गया था। लेकिन हुआ क्या था कि माता पिता चाह रहे थे उस घर में रहे, लेकिन उस फ्लैट में उनके बच्चों ने कब्जा कर लिया और बाहर निकाल दिया, इसलिए ये बात कही गई थी। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय इसमें कहा है कि राज्य सरकार की ओर से प्रावधानों के अनुसार वृद्धाश्रम स्थापित करने के अपने वैधानिक दायित्व का पालन करने में पूरी तरह से विफल रहा है। कि ऐसा भी नहीं है कि राज्य सरकारों को बोला गया कि यार कई ऐसी बातें आती तो आप क्या करिए, ओल्ड एज होम बनाइए, तो वो भी नहीं बना पा रहे हैं आजकल, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। लेकिन फिर भी ओल्ड एज होम की ज़्यादा ये बात होगी कि अगर आज माँ बाप ने आपको पाला है, बड़ा किया है, तो जब वो बुढ़ापा उनका आता है, सबको बुढ़ापा आना है, तो आप उनके जिम्मेदार बनिए, ना कि उनको घर से बाहर निकालिए। अगर हम इसको ओवरऑल इसको अगर हम देखें तो ये अधिनियम जितने भी बच्चे जो 18 साल से बड़े हैं या फिर ऐसे लोग जो कि अपने माँ बाप की या किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी होते हैं, उनको क्या चाहिए, वो मासिक भत्ता के रूप में अपने माता पिता को क्या करें, दें। ये कानूनी रूप से उनको बाध्य कर दिया गया है कि आप उनको मासिक भत्ता दीजिए, जिससे वो क्या करें, अपना गुजारा बसर कर सकें, क्योंकि तो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो तो काम कर नहीं पाएंगे। साथ ही साथ ये अधिनियम ये माता पिता और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए मासिक भरण पोषण का दावा करने के लिए एक सस्ती और त्वरित प्रक्रिया का प्रदान करता है, जिससे अगर आपको मासिक भरण पोषण नहीं मिला तो उसमें जाइए, आप कंप्लेंट करिए, आपकी सुनवाई की जाएगी। साथ ही साथ इस अधिनियम में ये बात भी कही गई है कि माता पिता का अर्थ केवल ये नहीं कि माता पिता का अर्थ में इन्होंने क्या किया है, इसे परिभाषा को काफी बड़ा कर दिया है। इसमें क्या है, ना केवल जो आपको जन्म देने वाले हैं वो माता पिता होंगे, बल्कि जिसने आपको गोद लिया है या फिर आपके अगर कोई माता पिता सौतेले हैं, वो भी सब इसके अंदर शामिल होते हैं, जिन्होंने आपका पालन पोषण किया है, आपको बड़ा किया है। इस अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को या फिर ऐसे सीनियर सिटीजन को, बुजुर्गों को जीवन और संपत्ति की रक्षा का भी प्रावधान किया गया है कि न केवल आप उनके, ऐसा ना हो कि आप उन्हें कहीं ना कहीं दीदे से मार दें, वो भी है। दूसरा क्या, उनकी संपत्ति की सुरक्षा बनी रहे। क्या राज्य के लिए कानून के अनुसार वृद्धाश्रम बनाना अनिवार्य है? अगर ये बात कही जाए कि राज्य में कानून बने गए हैं कितने तरह से ओल्ड एज होम बनने चाहिए, तो क्या ये अनिवार्य है? तो कानून की धारा इसमें 19 में कहा गया है कि राज्य सरकार क्या करेगी, स्टेप बाइज तरीके से सुलभ स्थानों पर इतनी संख्या में वृद्धाश्रम स्थापित करे और रखरखाव कर सकती है, जो प्रत्येक जिले में कम से कम एक तो आप चालू कर ही लीजिए। हो सकता है बाई चांस कि बच्चे भी नहीं रहे या बच्चे वो अनाथ हो गए हैं, तो अगर बुजुर्ग हैं, खुद की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ राज्य सरकार जो वृद्धाश्रम के प्रबंधन के लिए एक योजना भी निर्धारित कर सकती है, इसकी इसमें बात कही गई है। आइए बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं संगठनों के बारे में पता, कहीं ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी अभी 21वीं बैठक 17 सितंबर को दुशांबे, जो कि तजाकिस्तान में है, उसमें इसमें आयोजित की गई थी। तो दुशांबे याद रखना, कभी क्वेश्चन आता है तजाकिस्तान में राजधानी तो क्या है, दुशांबे वहाँ पे आयोजित की गई है। तो इसकी बैठक की अध्यक्षता वहाँ के राष्ट्रपति इमामोली रहमोन ने की है। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच, उनकी संरचना कैसी है, उनका जनादेश कैसा है, क्या है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट किस लिए है, इसके बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना से हम कम्पिटिट करते हैं और चाइना ये उभर रहा है इस टाइम पे, तो हमें उसके बारे में थोड़ी नॉलेज रखनी चाहिए और कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको बता दें, संघाई सहयोग संगठन, जिसको एससीओ कहा जाता है, एक स्थायी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जहाँ आपस में सरकारों ने मिलकर इसको बनाया है। इसको 15 जून 2001 को चीन द्वारा इसके गठन की घोषणा की गई। संघाई सहयोग संगठन का चार्टर पर जून 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग, जो कहाँ पे है, रशिया में है, वहाँ पे राष्ट्र अध्यक्षों ने वहाँ पे बैठक की, वहाँ पे उसके साइन किए और 29 सितंबर 2003 को इसको लागू किया गया। यह संघाई 5 मैकेनिज्म से पहले, इससे पहले संघाई 5 मैकेनिज्म वर्क कर रहा था। अगर बात की जाए संघाई कॉर्पोरेशन की जो आधिकारिक भाषा कौन कौन सी, क्वेश्चन आता है, अक्सर इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, रूसी और चीनी इनकी क्या है, आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। अगर देखा जाए कि इनके संस्थापक सदस्य कौन से हैं, तो यहाँ पे कजाकिस्तान गणराज्य, द रिपब्लिक ऑफ चाइना है, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज गणराज्य, रूसी संघ तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो फिर स्टार्टिंग बात की जाए तो रसिया था, चाइना था, किर्गिस्तान था, तजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, ये कजाकिस्तान था, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया पर्यवेक्षक राष्ट्र थे। बाद में इनको भी इसमें शामिल किया गया है। अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो इसको 2001 में इसके निर्माण से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान ने संघाई 5 के सदस्य थे। तो 5 नाम याद रखिएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना और रूस। संघाई 5 1996 में सीमांकन और अपने सैन्य को खत्म करके भी सैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला के रूप में इसको उभरा, जो कि 4 वर्ष पूर्व सोवियत गणराज्यों ने चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसको आयोजित किया था। कि जो भी रसिया के साथ जो उसकी सीमाएं हैं, क्योंकि पता है जो भी देश उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान क्या है, जो यूएसएसआर था उससे ही टूट के बने हैं, तो इसलिए वहां पे बात की गई थी इसके लिए।
संघाई 5 के बारे में। उज्बेकिस्तान 2001 में संगठन में शामिल हुआ, इसके बाद संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया है, बाद में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ है। भारत और पाकिस्तान को इसमें 2017 में मेंबरशिप मिल गई है। तो इसके अब सदस्य देश 8 हो गए हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इसके उद्देश्य की बात की जाए, जितने भी मेंबर देश हैं उनके आपसी विश्वास बढ़ सकें और उनके बीच में पड़ोसी होने के नाते उनके संबंध मजबूत रहे, एक मैंने बात ये कही गई। उसके अलावा यहाँ पे राजनीति, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ संस्कृति का आदान प्रदान और शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में उनके प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्षेत्र में शांति बनी रहे, आपसी सुरक्षा स्थापित हो सके, स्टेबिलिटी आ जाए, वहां पे कहीं पैसा ना हो कि वहां पे कोई ना कोई उठापटक होती रहे देशों के बीच में, लड़ाई दंगे होते रहे, वो बनाए, इसमें शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना, ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की ओर बढ़ने का कार्य संघाई सहयोग संगठन कर रहा है। तो इसमें देखें भारत के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, तो भारत के लिए इसमें महत्व ये है कि यूरेशियाई राज्यों के साथ अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक में इसमें निहित शामिल है, क्योंकि इसमें ना केवल रसिया, क्योंकि रसिया को पता है यूरोप और एशिया दोनों में आती है, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन और जियोपॉलिटिकल कंडीशन इसमें लगे पड़े हैं। भारत के कॉन्टैक्ट सेंट्रल एशिया नीति को आगे बढ़ाने के लिए एक संभावित मंच है। अगर आप सेंट्रल एशिया में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मैप में भी देख सकते हैं। अगर भारत को इधर जाना है तो इन राज्यों और इन देशों के साथ कॉन्टैक्ट अच्छे रखने होंगे और उनकी तरफ से ही आप अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो भारत के पड़ोस में सटे विशाल भूभाग पर अगर भारत राज्य के विस्तारित जो यहाँ पे इसको कब्जा करते हैं, जहाँ भारत की आर्थिक और सुरक्षा दोनों अनिवार्यताएं शामिल हैं, तो क्योंकि आपको पता है एक तरफ यहाँ पे चाइना भी इसको लगा हुआ है, इधर पाकिस्तान लगा हुआ है, तो इनके भी साथ अगर आप सहयोग संगठन नहीं बनाएंगे तो कहीं ना हो आपसे कोई दिक्कत है। इसके अलावा यहाँ पे अफगानिस्तान में आपको अगर स्टेबिलिटी लानी है तो इसके लिए SCO और अफगानिस्तान संपूर्ण समूह का महत्व इसमें लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ के कुछ सदस्यों को भारत को कुछ अन्य समूहों के लिए महत्वपूर्ण काउंटर प्रदान करती है, इसका भी हिस्सा है, तो भारत उनके साथ आपसी तालमेल बना सकता है। भले हम पाकिस्तान से सीधे ना मिले, हो सकता है इस रूप में मिले, क्योंकि ऐसा होता है कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी दिक्कत होती है, अगर आप चाहे फैमिली मेम्बर के साथ हो, आपके पड़ोसियों के साथ हो, कोई सोसाइटी के अंदर हो, जब तक हम वार्ताएं नहीं करते उनको सॉल्व नहीं होता है, तो बात सीधी नहीं तो इनडायरेक्ट वे में होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपको पता है भारत के निकट से संबंधित है, तो ये क्या है, एकमात्र ऐसा बहुपक्षीय ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे भारत पाकिस्तान इनडायरेक्ट वे भी इनसे मिल लेते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में मिलने के लिए भी इसको जुड़ा रहना अधिक आवश्यक है। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 3 से लिंक के बारे में। तो ग्रीन बॉन्ड के बात की जाएगी, तो ये विषय पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित मुद्दों से है। तो बात करें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC, बिजली क्षेत्र में अग्रणी NBFC ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया है। तो ये नाम याद रखना, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने पहला ग्रीन यूरो बॉन्ड जारी किया है। यह भारत की ओर से अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का वैल्यू वाला पहला ग्रीन बॉन्ड है। इसके अलावा यह किसी भारतीय NFFC द्वारा पहली बार यूरो जारी करने और 2017 के बाद भारत से पहला यूरो बॉन्ड जारी करने वाला ये पहला क्षेत्र है। कौन सा है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो किसी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कमिटीज और कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर ये आता है। तो अगर देखें कि आप देखिए, अगर आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है, कि अगर डिटेल में पढ़ाऊंगा थोड़ा टाइम पड़ेगा, तो आप देख लीजिए ग्रीन बॉन्ड कहाँ कहाँ काम करता है। करीब 6 सेक्टर्स में दिए हैं और बाकी ने डिटेल में दे रखा है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा पढ़िए, अगर कोई दिक्कत है आप इसमें मुझसे पूछ लीजिए। अगर आप देखते हैं ग्रीन बॉन्ड होते क्या है, तो आपको पता चाहिए बॉन्ड क्या होते हैं। जैसे आपको क्या चाहिए, रुपया चाहिए, तो आपने क्या किया, एक लेटर में लिख के दिया कि मैं धारक को रुपये, जैसे वो रुपये में लिखा होता है, वैसे आपने क्या किया, एक पेपर में सिंपली स्टैम्प पे जो भी आपने लिख दिया, बना दिया ऐसा कि अगर आपकी इमेज अच्छी है तो आप ये बोलते हैं कि आप ये ले जाइए, ये 100 रुपये इसकी वैल्यू है, आप मुझे 100 रुपये दीजिए, बदले में आप कागज पत्र आप रख लीजिए जाके। जब ये कागज पत्र आप वापस लाएंगे, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते तो जब भी अगर जिसमें मैं 100 रुपये लगाऊंगा उसमें फायदा होगा, तो वो आपको फायदा भी दिया जाएगा, नहीं तो आपका मूलधन लौटाया जाएगा, नहीं तो आप इतने समय बाद आइए आपको इतना % ब्याज प्लस मूलधन करके वापस किया जाएगा। उनको बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि आप उसमें बंध गए हैं। तो ग्रीन बॉन्ड आखिर होते क्या है, इनको भी एक निश्चित आय वाला एक साधन है कि इसमें आपको आय मिलेगी, लेकिन विशेष रूप से क्या होता है, जो जलवायु और पर्यावरण संबंधित जितनी परियोजनाएं बनाई जाती हैं उनके धन जुटाने के लिए इसमें ये लागू किया जाता है। ध्यान रखना, ग्रीन बॉन्ड जलवायु और पर्यावरण संबंधी जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके लिए जब धन जुटाना होता है उसके लिए ग्रीन बॉन्ड का निर्धारण किया जाता है। ये बॉन्ड भी आमतौर पर जो भी क्या होते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए होते हैं, और जो भी जारी इनको करता है उनकी ये बैलेंस शीट द्वारा इनको सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट में इनका रुपया कराया जाता है। इसलिए आमतौर पर
जो भी इसको इशू करता है उन्हें अनऋण दायित्वों के समान इसको क्रेडिट रेटिंग लेते रहते हैं। तो भाई मैंने बता दिया क्रेडिट रेटिंग मतलब उधार वो आपसे ले रहे हैं, आपको वजन रुपए देंगे प्लस आपको लाभ देंगे, जो भी आप डिसाइड करें शेयर बनना चाहें आप, आपको ब्याज वगैरह मिले। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए ग्रीन बॉन्ड में एक फायदा आप क्यों इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको टैक्स में थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है कि आपसे टैक्स थोड़े कम लिए जाते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा रुपए आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स बच जाएंगे, बाकी आपको प्रॉफिट तो हो ही जाएगी। इसलिए ग्रीन बॉन्ड ज्यादा अच्छे इस समय चल रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो मेन रूप से जो वर्ल्ड बैंक है वही ग्रीन बॉन्ड जारी करता है, जिसको हिंदी में हरित बॉन्ड भी कहते हैं। 2008 से लेकर अब तक लगभग 164 ऐसे बॉन्ड इसने वर्ल्ड बैंक ने जारी कर दी जिनकी कीमत 14.4 अमेरिकी बिलियन डॉलर है। आप ध्यान रखिए इतनी, मतलब इसमें 70 का मल्टीप्लाई करिए तो इंडियन बिलियन रुपए में कन्वर्ट होगा, तो ध्यान रखिए अरब में आएगा उसका आंसर। क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के अनुसार वर्ष 2020 में जो ग्रीन बॉन्ड है उनको जारी करने का जो कुल मूल्य है वो लगभग 270 बिलियन डॉलर था केवल 2020 में। तो आप देख सकते हैं ग्रीन बॉन्ड किस तरह से फैल रहे हैं, क्योंकि अधिक अधिक रुपए इसमें इन्वेस्ट करिए आपको टैक्स से भी बचेंगे प्लस आपको प्रॉफिट तो मिलेगी। तो आप देखिए ग्रीन बॉन्ड काम कैसे करते हैं। तो भाई ये ग्रीन बॉन्ड अन्य जितने कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं जो गवर्नमेंट जो जारी करती है बॉन्ड उनकी तरह कार्य करते हैं। बॉन्ड मतलब आप यही समझिए आप एक लेटर ले लेते हैं, चेक बुक जैसा कि आपको चेक हाथ में आ गई, इतने रुपए आपने दे दिए, वो चेक आ गई, हाँ ये आपके रुपए हैं, एक जितना उसमें टाइम पीरियड होगा जो भी थोड़ी कंडीशन हुई वो आप जमा करिए, आपको प्रॉफिट वगैरह आपको वापस दी जाएगी। इसमें क्या होता है जो उधार करता है कि वो क्या करेगा, जो उधार लेने वाला होता है वो क्या करता है इन सिक्योरिटीज को ऐसी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सुरक्षित रखने के लिए जारी करता है जिनके क्या हो पर्यावरण में पॉजिटिव इफेक्ट आए, साथ ही साथ इसमें क्या हो जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसकी बहाली हो सके और प्रदूषण को कम किया जा सके। ये ग्रीन बॉन्ड के अंदर आता है। सॉरी, इन बॉन्डों को खरीदने वाले जो जितने इन्वेस्टर हैं उनको जो बॉन्ड जब टाइम पीरियड जो मैच्योर हो जाता है उनके पूरा होने के बाद उनको प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा ग्रीन बॉन्ड में निवेश करने पर अक्सर आपको क्या होता है टैक्स में थोड़ा बेनिफिट दिया जाता है। अगर हम बात करें आपने ग्रीन बॉन्ड देख लिया, तो अगर देखें ब्लू बॉन्ड क्या होते हैं, तो ब्लू बॉन्ड क्या होते हैं, आपको ब्लू बॉन्ड आप ध्यान रखना, ब्लू अगर कभी आता है ब्लू इकोनॉमी से संबंधित ध्यान रखना, ब्लू का मतलब होता है पानी से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं। तो उन परियोजनाओं का इसमें वित्त पोषण करने के लिए इसमें बॉन्ड जारी किए जाते हैं जो समुद्र या उसकी इकोलॉजी से संबंधित जितना भी जो रक्षा सिक्योरिटी वगैरह है उनके लिए ब्लू बॉन्ड जारी किए जाते हैं। इसमें क्या होता है अगर आपको फिशरीज करनी, मत्स्य पालन करना है, प्रवाल बत्तियों व अन्य जितने भी नाजुक इकोलॉजिकल सिस्टम है उनकी सुरक्षा करने के लिए या फिर उन्हीं समुद्री क्षेत्रों में प्रदूषण और उसके एसिडिफिकेशन को कम करने के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट लागू किया जाता है तो उसमें ब्लू बॉन्ड आप जारी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये भी पर्यावरण से संबंधित है तो क्या हुआ ब्लू बॉन्ड भी क्या है ग्रीन बॉन्ड ही है, लेकिन क्या है सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं हो सकता। आप ऐसे समझिए इसको, आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा। सपोज कि ये है जैसे एक पूरा सर्कल है, ये बीच में थोड़ा सा छूट रहा है, तो यहाँ पे बनाते हैं, देखो कहीं पे जगह मिलेगी यहाँ, चलो ठीक। जैसे ये है पूरा ग्रीन बॉन्ड, तो ग्रीन बॉन्ड के अंदर कौन कौन आते हैं, जितने भी जो हरित या पर्यावरण संबंधित मुद्दे हैं। तो आपको पता है पर्यावरण संबंधित मुद्दे समुद्र का भी है, तो ये हो गया ब्लू बॉन्ड। तो ब्लू बॉन्ड क्या होगा, ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड का हिस्सा है, लेकिन ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड का हिस्सा नहीं है, कि उसके अलावा यहाँ पे अन्य क्लाइमेटिक बॉन्ड होते हैं और अन्य तरह के बॉन्ड में भी एक रूप है ब्लू बॉन्ड। तो आप ध्यान रखिएगा ब्लू बॉन्ड को जारी करने वाला पहला देश है वो सिसिली है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसने पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड जारी किया था, याद रखिए सिसिली पहला देश था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर हम क्लाइमेटिक बॉन्ड की बात की जाए तो ग्रीन बॉन्ड और क्लाइमेटिक बॉन्ड को क्या है कभी कभी एक दूसरे के साथ उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ अधिकार विशेष रूप से कार्बन जो उत्सर्जन करने को कम करने या जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उनके प्रभावों को कम करने को ध्यान में केंद्रित करने वाली योजनाओं के बाद इसमें शब्द का उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए जब भी कार्बन एमिशन वाले बॉन्ड के रूप में उसको कम करने या उसको टारगेट करने के लिए उनके रुपए जुटाने के लिए बॉन्ड जारी किया जाता है उनको बोलते हैं क्लाइमेटिक बॉन्ड। की अंतर आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आया आप देखिए लगातार ओजोन दिवस के बारे में चर्चा बनी हुई है, इसको मैंने करंट अफेयर में आपको बता दिया है पहले भी। तो 27वां वैश्विक ओजोन दिवस मनाया गया है, आपको पता है प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसको विश्व ओजोन दिवस कहते हैं। इसके क्यों मनाया जाता है कि इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर क्या किए गए, साइन किए गए थे। ये भी पर्यावरण के संरक्षण और उससे संबंधित मुद्दों से लिंक है। तो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आज पता चलेगा इसमें क्या है। तो आपको पता होना चाहिए पहले ओजोन क्या है, एक ऐसा क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि 1987 में 16 सितंबर के दिन इसको लागू किया गया था। ऐसे जो उत्पाद थे, ऐसी खपत थी, उनको सिस्टमेटिक रूप से कम करना था जो ओजोन को क्या करें समाप्त करें, उनको धीरे धीरे कम किया जाए। क्योंकि अगर ओजोन परत में क्या हुआ क्षरण हुआ, उसका डिग्रेडेशन हुआ और उसको अगर संरक्षण नहीं किया गया तो इसके लिए क्या होगा कि आने वाले समय में भयंकर जो तापमान जलवायु परिवर्तन होंगे उनका सामना करना पड़ेगा। इसीलिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए तो उसकी जागरूकता फैलाने के लिए हर साल इसको मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ओजोन दिवस 2021 है, इसकी टॉपिक इस टाइम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना होगा, ये इसका टॉपिक है। तो आपको पता है सन से जो हानिकारक यूवी रेडिएशन आती है उनको रोकने के लिए हमारे पास जो पृथ्वी वाला कम्बल लगा है वो क्या है, ओजोन लेयर है, वो उसमें आने नहीं देती है। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की जाए तो पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत को कम करता है, इसमें किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें ओजोन के खत्म करने वाले जिनके पदार्थ हैं उनके प्रोडक्शन को और उनके आयात को रोकने, साथ ही साथ पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा में मदद करने के लिए, वातावरण में उनकी इंटीग्रिटी बढ़ाने के लिए, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के तहत इसमें ये लागू किया गया था। तो आपके ध्यान आए, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसका हिस्सा है, तो आपको सीधा आंसर देना होगा ये भी क्या है, ये ओजोन क्षरण से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है, ओजोन के क्षरण से संबंधित है। इसी में किगाली संशोधन भी आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जितने भी जो समूह जो मेंबर है पक्षकार देश हैं, उन्हें 2016 में किगाली जो कि रवांडा की राजधानी है वहां पे आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए पार्टियों की 88वीं बैठक में किगाली संशोधन को अपनाया गया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है किगाली संशोधन भी किससे संबंधित है, वो भी ओजोन से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, वो भी क्या है, ओजोन के क्षरण से संबंधित है। तो इसमें किगाली संशोधन बात क्या की गई थी, इसके तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्ष में यहाँ पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको एचएफसी बोला जाता है उनके प्रोडक्शन को और उनके कंज्यूम को कम करने के लिए इसमें इसमें बात कही गई थी, इसको कम करी, जिसको भाई बता दिया एचएफसी कहा जाता है। किगाली संशोधन से पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सभी संशोधनों और समायोजनों को सार्वभौमिक समर्थन प्राप्त है। तो इसमें सार्वभौमिक सभी की यूनिवर्सल इसमें क्या है, इसको समर्थन दिया गया है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में भारत की अभी तक क्या उपलब्धियां हैं, कि भारत ने क्या उपलब्धियां की हैं। तो भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्ष में जून 1992 से इसमें लगातार इसको लागू कर रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुरूप यहाँ पर क्या किया गया, कुछ नियंत्रित उपयोग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म को यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया। जैसा पता होना चाहिए, पहले हम मरकरी वाला बल्ब लगाते थे, फिर हमने हाइड्रोजन लाए, उसको भी हटा दिया। अब हम CFL भी चलाते हैं, उसको भी हटा दिया हमने। उसमें थोड़े थोड़े क्या होता है, हानिकारक तत्व होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाए जाते हैं। अब हम किस पे आ गए हैं, LED बल्ब पे आ गए हैं। वर्तमान में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो त्वरित कार्यान्वयन के अनुसार हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जा रहा है, ये भी देश अपना रहा है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट मैनेजमेंट प्लान जिसको HPMC स्टेज 1 को 2012 से 2016 तक सफलतापूर्वक हमारे देश में लागू कर लिया है, और इसके स्टेज 2 को 2017 से लागू किया है, जो क्या है 2023 तक चलेगा। तो ये भी हम उसी के तहत कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत सरकार ने हाल ही में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की किगाली संशोधन की पुष्टि का निर्णय कर लिया है कि उसको भी अपनाएगा। तो यहाँ पे ये भी बात है। तो आप ये देखिए मेन बात, किगाली और मॉन्ट्रियल क्या है, ओजोन से संबंधित क्या है, कुछ अधिनियम है, कुछ क्या है, पैक्ट है। तो हाइड्रोफ्लोरो इसमें अगर हम किगाली संशोधन का अगर हम उसको क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, उससे क्या लाभ होता है कि हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उनको क्या होगा, एक सिस्टमेटिक रूप से आप ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जब इनको हटाएंगे तो ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन को आपको रोकने कमी मिलेगी उनके प्रोडक्शन में, जो इससे क्या होगा, क्लाइमेटिक जो चेंजेस आते हैं उनको रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही क्या होगा, लोगों को लाभ भी मिलने की इसमें क्या है, उम्मीद है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब आपका क्लाइमेट सही होगा तो आप उससे आप भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रोडक्शन होता है उसके उत्पादन और उसके कंज्यूम करने वाले उद्योगों सहित सहमत कार्यक्रम के तहत हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को सिस्टमेटिक रूप से समाप्त कर देगा ये। और साथ ही साथ जो गैर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और कम ग्लोबल वार्मिंग वाली संभाव्य जो टेक्नोलॉजी है उनको क्या करेगा, आपस में मर्ज करेगा, ये इसकी फायदा है। आइए बात करते हैं शून्य अभियान के बारे में, क्योंकि हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI, साथ ही साथ रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया ने शून्य अभियान शुरू कर दिया है। तो ये एक NGO है RMI, इसको 88 में बनाया गया था। इसको टॉपिक से लिंक देखें, जो ऊर्जा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे लिंक है। तो आपको सबसे पहला बताना चाहिए कि आपके शून्य अभियान है क्या, किसके बारे में। क्योंकि यहाँ पर लग रहा है रॉकी माउंटेन, कैसा नहीं कि चढ़ाई बढ़ाई बारे में, लेकिन आप ये ध्यान रखना नीति आयोग के साथ चालू किया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें जितने भी कंज्यूमर है और जितने भी इंडस्ट्री हैं उनको एक साथ उनके साथ साथ काम करने क्या होगा, इसमें आपको जीरो क्या होगा, पोल्यूशन होगा। जिससे क्या होगा, ऐसे वाहनों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो कि पोल्यूशन को ना बढ़ाएं। तो शून्य जो आपसे बात की जा रही है यहाँ पे टॉपिक बारे शून्य अभियान, मतलब शून्य मतलब जीरो जो अभियान चलाया जा रहा है, किसके बारे में, पोल्यूशन को कम करने के बारे में। ऐसे वहाँ पे वाहनों को वितरण करना है जो क्या पोल्यूशन को ना फैलाएं। अभियान इसमें क्या होगा, जितने भी शहरी डिलीवर सेगमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन जिसको EV आजकल बोला जा रहा है उसको अपनाने को बढ़ावा देगा। साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उसके स्वास्थ्य, पर्यावरण और उनके इकोनॉमिक लाभ के बारे में उपभोक्ताओं को क्या करेगा, थोड़ा जानकारी प्रदान करेगा, जागरूकता फैलाएगा। साथ ही साथ ये शून्य अभियान एक हिस्सा ये भी है कि इसमें क्या होगा, आपको जो अंतिम मील तक आपको डिलीवरी हो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इसमें क्या होगा, संक्रमण की दिशा में उद्योगों के प्रयास को पहचाना जाए। साथ ही साथ इसमें कॉर्पोरेट
ब्रांडिंग और प्रमाणन के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अच्छे से बढ़ाया जा सके, इसलिए शून्य अभियान बढ़ाया जा रहा है जिससे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो। अगर भारत में ईवी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देखें भारत सरकार ने क्या पहले की है, तो सरकार ने इस लक्ष्य के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के तहत 2020 तक लगभग 60 लाख इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहनों को सड़कों पर इसमें देखने का टारगेट बनाया था। भारत में विद्युत गतिशीलता यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी से सुधार करने के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का तेजी से उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, उनका मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। इसके लिए फेम इंडिया योजना चलाई जा रही है। तो आपसे आ जाइए कि फेम इंडिया योजना क्या है, हाइब्रिड योजना किससे लिंक है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन वगैरह है उनको तेजी से आप अपनाएं। फास्ट एडेप्टेशन इसमें जो बात कही गई है उसके लिए फेम इंडिया योजना बनाई गई है। साथ साथ स्मार्ट सिटी लागू होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इसमें अगर चुनौतियों की बात की जाए तो इसमें वही कुछ चुनौतियां हैं कि अभी तक भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बाजार में इतना सही से घुस नहीं पाया है। इसकी अभी भी पूंजीगत लागत अधिक है। यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पे ज़्यादा आपको रुपए लगाना पड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें क्या है, आपको पता लगातार रुपए का मूल्यन हो रहा है, रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम होती जा रही है, जिससे क्या डायरेक्टली क्योंकि हम जहाँ इसमें टेक्नोलॉजी बाहर से ले रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्या बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा बात की जाए इसमें जो कुल इनपुट उत्पादन का लगभग 35% क्या होता है, इसमें स्थायी उत्पादन की बात कही गई जो भी लगभग हमें चाहिए पूरा करें। साथ ही साथ इसमें क्या है, हमारे प्रोडक्शन पे भी थोड़ा कमी आई है। साथ ही साथ इसमें जो है फास्टर एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो फेम का फुल फॉर्म है, इसके फ्रेमवर्क को हम बार बार बढ़ाए जा रहे हैं। फ्रेमवर्क को लगातार हम उसको जो टारगेट किया है 2020 तक उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस साथ ही साथ इसमें जो पॉलिसी के माहौल है इंडिया में उस और उसमें जो साथ साथ जो बुनियादी ढांचे की हमारे आधारभूत संरचना की कमी है वो प्रमुख बाधाएं आ रही हैं। आपको बताना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलेंगे ये बैटरी से चलती है, इसमें भारत के पास इस टाइम लिथियम और कोबाल्ट का कोई ज्ञात भंडार नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जापान और चीन से लिथियम आयन बैटरी का आयात करना पड़ता है और कहीं ना कहीं हमारे लिए अधिक रुपए का सौदा होता है, इसलिए इसमें थोड़ी कमियां आ रही हैं। अगर समय की मांग क्या की जाए तो हम ऐसा तंत्र विकसित कर ले भाई जो ऊपर कमियां इनको अगर आप छुटकारा पा लेंगे तो आप इस पर क्या होंगे, आप फायदा कर लेंगे और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। इसमें भाई आप इनको थोड़ा सही कर लीजिए, क्योंकि इसमें मोटा मोटी देखें तो आप एक समान प्रयास करिए जिसमें कि इकोलॉजिकल सिस्टम वो बैलेंस बना रहे। जो आप क्या कर रहे हैं, जो बैटरी बना रहे हैं उसकी लागत का हिस्सा हम लगभग ऐसा ध्यान करें लगभग 50% क्या हो उसकी सब्सिडी हम दें तो लोगों को मॉडिफिकेशन मिले कि हाँ चलो ठीक है, अगर हम एक हमारा खर्चा 1 लाख आ रहा है तो 50,000 क्या होगी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। साथ ही साथ जो हमें अभी तक 38% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को बढ़ावा देने पर जो फोकस कर रहे थे उसको हम 76% तक लाएं। साथ ही साथ इसमें क्या करें, इन्वेस्टमेंट को लाएं, इन्वेस्टमेंट आएगा, रुपया आएगा, उससे फायदा मिले। हम ऐसे पार्क विकसित करें जहाँ पे क्या हो वहाँ पर आप चार्जिंग पॉइंट मिल सकें। बेंगलोर में कुछ मॉलों में सुविधा स्टार्ट हो गई है, देश के और हिस्सों में हो जाए। साथ ही साथ इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छे से पालन किया जाए। जो क्या है, कॉर्पोरेट चार्जिंग स्टेशन में इसमें निवेश करें, जो वहाँ से रुपया मिले कंपनियों का जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मिलता है उसको हमें क्या करें, यहाँ पे निवेश करते हैं और साथ ही साथ क्या करें, इनसे वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट बनाए। अगर देखें तो बोल्विया, ऑस्ट्रेलिया, चिली में लिथियम फील्ड अच्छे हैं, तो अगर आप जापान और चाइना के अलावा इन क्षेत्रों में जा सकते हैं, वहाँ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाने के लिए कच्चे माल की अधिक आवश्यकता है। तो हम 2 देशों पे ना रहें बल्कि हम अन्य देशों पर भी जैसे बोल्विया, ऑस्ट्रेलिया, चिली है इनसे भी संबंध बनाएं और उनके बारे में बात करें। अभ्यास सूर्यग्रहण की बात की जाए तो इसको आपको पता होना चाहिए, नेपाल के साथ भारत की संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो क्वेश्चन सीधे सीधे आता है। साथ ही साथ यह संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक लंबा सफर तय करेगा। साथ ही साथ एक अन्य देशों के बीच जो 2 देश है हमारे पास, भारत नेपाल, इनमें पारंपरिक जो दोस्ती है उनको और मजबूती बढ़ाने में एक नया कदम साबित होगा। साथ ही साथ अगर हम आप इन्वॉल्वमेंट लेंगे। इसके अलावा अभ्यास सूर्यग्रहण का जो अंतिम संस्करण था वो 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। इस टाइम उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है, पिथौरागढ़ में। तो हर 2 बार बाद इसको आयोजित किया जाता है। आइए बात करें विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के बारे में, जो कि 17 सितंबर को मनाया जाता है। ये रोगियों की स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा से सार्वजनिक जुड़ाव आदि के लिए इसको मनाया जाता है। इस साल का विषय सुरक्षित मातृत्व और नवजात देखभाल। इसमें नारा भी दिया गया है, सुरक्षित और सम्मानजनक प्रसव के लिए अभी कार्य करें और आगे बढ़ें। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की स्थापना WHO द्वारा 2019 में रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई के जो रेजोल्यूशन था WHO 72.6 इसके माध्यम से की गई थी। इसको सालाना 17 सितंबर को इसको मनाया जाता है, इसको विश्व रोगी सुरक्षा दिवस को। कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क असूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे सीमा शुल्क इस पर अगर कोई चीज मंगाए तो लगेगा, इसको बढ़ाने की बात की गई है। कुशीनगर कहाँ पे, यूपी में स्थित है। इसमें इसकी मेन खासियत क्या है, ये बौद्ध तीर्थ यात्राओं सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा आवाजाही यहाँ पे अब आसान हो जाएगी। इसके अलावा एक सीमा शुल्क हवाई अड्डा क्या होता है, इसमें देश में उपयुक्त सीमा शुल्क अथॉरिटी द्वारा एक हवाई अड्डे के रूप में असूचित एक हवाई अड्डा वह होता है
जो जितने भी आयातित माल होते हैं उनकी अनलोडिंग और निर्यात माल या ऐसे किसी वर्ग के लिए सामान की लोडिंग के लिए हवाई अड्डा भी बन जाता है, जिसको इस कैटेगरी में लाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लोडिंग अनलोडिंग यहाँ से की जा सकेगी। और कुशीनगर के बारे में बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण स्थल बौद्धों के लिए बहुत है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या था, कुशीनगर में गौतम बुद्ध को वहां पर निर्माण प्राप्त हुआ था, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था, उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। कुशीनगर के आसपास की अगर बात की जाए तो अन्य बौद्ध स्थलों में श्रावस्ती यहाँ से 238 किलोमीटर दूर है, कपिल वस्तु 190 किलोमीटर दूर है और लुम्बिनी यहाँ से 195 किलोमीटर दूरी पर युक्त है। ये कुशीनगर के आसपास ही है, यहाँ पर ये कुशीनगर इसलिए फेमस है। आइए बात करते हैं स्ट्रोफोडस जैसलमेरिसिस के बारे में। तो स्ट्रोफोडस जैसलमेरिसिस क्या, आप देखिए किस तरह का दिखने वाला जानवर है। तो इसको क्या है, इसको जुरासिक युग से संबंधित हाइब्रिडंट शार्क, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, तो शार्क की ये नई प्रजाति है। इस नई प्रजाति के दांत हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अर्थात जोग्राफिकल सर्वे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम द्वारा खोजा गया है। इस नमूने को 160 से 168 मिलियन वर्ष पुराना या लगभग मोटा मोटी 20 करोड़ वर्ष पुराना होने की बात कही गई है। इस खोज के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार जीनस स्ट्राफोडस की खोज की गई है। यह जापान और थाईलैंड के बाद एशिया में केवल तीसरी ऐसी खोज है जो यहाँ पे मिला। इससे पहले जापान में और थाईलैंड में इसको खोजा जा चुका है। किसको खोजा जा चुका है, स्ट्रोफोडस जैसलमेरिसिस को खोजा जा चुका है। ट्राइकिस और प्रारंभिक, कुछ ये आप यार फैक्चुअल नाम याद रख लीजिए क्या है, ये आपके कुछ समय के नाम है। ट्राइकिस और प्रारंभिक जुरासिक समय के दौरान हाइबोडोंट शार्क समुद्र और नदी के दोनों वातावरण में यहाँ पे हावी थी। ये क्रिटेशियस काल के अंत में विलुप्त हो चुके थे, इसकी बात की गई है। बैजंत पांडा समिति का गठन किया गया है, जो एनसीसी अर्थात राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यापक समीक्षा के लिए इसको गठित किया गया है। बैजंत पांडा समिति को क्वेश्चन आए, एनसीसी के व्यापक समीक्षा के लिए किस को गठित किया गया, किस कमेटी को गठित किया गया, बैजंत पांडा समिति को। इसका उद्देश्य क्या होगा, ये एनसीसी कैडेटों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए कैसे इनको यूटिलाइज किया जाए, इसके बारे में कुछ सुझाव देगी। साथ ही साथ ये एनसीसी के संगठन की बेहतरी के लिए एनसीसी के पूर्व छात्रों की जो लाभकारी भागीदारी के तरीकों का इसमें प्रस्ताव करेगी। साथ ही साथ इसके जो सिलेबस है उसमें शामिल करने के लिए समान अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठनों की सर्वोत्तम प्रथाएं चल रही है पूरे वर्ल्ड में, उसको ये क्या करेगी, उस पद्धति को अपनाने की इसमें सिफारिश की बात की गई है। प्रोफेसर एस के जोशी प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार चालू किया गया है। हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसको, प्रोफेसर एस के जोशी प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार। यह देश का अपनी तरह का पहला लैब एक्सीलेंस पुरस्कार है। इस पुरस्कार में भारत में स्थिति और उनके प्रवीणता परीक्षण प्रदाताओं और समग्र सामग्री उत्पादक सहित रिसर्च करने वाले और डाउट पूछने वाले चिकित्सा संबंधित सभी वर्तमान में प्रचलित जितनी वर्क करने वाली जो भी लैब्स हैं उनके लिए खुला होगा। एस के जोशी विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात इंसान थे, उन्हीं के देखरेख में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये नया एक्सीलेंस उत्कृष्टता पुरस्कार चालू किया हुआ है। ये इसमें बात की गई है क्योंकि इसमें क्वालिटी के मानों को ध्यान रखा गया है। इसी तरह के करंट अफेयर और का एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसमें बातें समझ में आई होंगी। फिर भी आपको लगता है इसमें कुछ चेंजमेंट की जरूरत है या कुछ इसमें दिक्कतें हैं तो आप मुझे लिख के भेजिए, आपको क्या किया जाएगा उसका समाधान किया जाएगा। नहीं तो आप उसमें कमेंट करिए, जो भी कोशिश हो सकती है, सुधार हो सकता है, वो किया जाएगा। अगर कोई और भी कोई बात होती है तो आप लिखिए, नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अगले जितने वीडियोज़ होंगे उनमें हम आपका मुलाकात होती रहेगी। तो इसी तरह आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। तब तक करते हैं सब इसका समापन। तो याद रखिए, आकांक्षा रियार पर जुड़े रहिए और इसको फ्री में एजुकेशन का फ़ायदा उठाते रहिए। थैंक यू।